बंगाल चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर कल मोहर लग सकती है। कल शाम दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सरकार बनने पर कई जातियों को ओबीसी में कराएंगे शामिल। बंगाल चुनाव में बीजेपी के जय श्री राम बनाम टीएमसी के दुर्गा पाठ की लड़ाई। पुरुलिया में योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम का विरोध करने वालों को जनता देती है मुंह तोड़ जवाब। ममता बनर्जी ने किया दुर्गा सप्तशती का पाठ। पश्चिम बंगाल चुनाव में नहीं थम रही है चुनावी हिंसा। पुरुलिया में बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़ हुई है। टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है बीजेपी ने। कोयला घोटाले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने विकास मिश्रा को 6 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट करने वाला विधेयक पर सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक को बताया असंवैधानिक। कल दोपहर 2 बजे जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। मोदी कैबिनेट ने नेशनल बैंक को दी मंजूरी। 20,000 करोड़ रुपए से होगी शुरुआत। सचिन वजह मामले में एनआईए की टीम ने मुंबई क्राइम ब्रांच के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की तलाशी। वजह के कैबिन से मोबाइल, लैपटॉप और कागजात जब्त। पीपीई किट वाली सीसीटीवी फुटेज का भी मिलान लगातार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी। कहा, राज्य में कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। भोपाल और इंदौर में कल से लगेगा नाइट कर्फ्यू। 8 शहरों में, जबलपुर, ग्वालियर समेत 8 शहरों में रात 10 बजे बंद हो जाएंगे बाजार। चलिए देश हित में आज हम आपसे एक संवाद करना चाहते हैं। देखिए, संवाद इस बात को लेकर कि कांग्रेस गांधीवादी पार्टी क्या सिर्फ कहने के लिए, गांधीवादी पार्टी सिर्फ कहने के लिए? आज आपसे सवाल जानते क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अक्सर गोडसे की विचारधारा को देश विरोधी, आतंकवादी गोडसे बताने वाली कांग्रेस में गोडसे प्रेमी, गोडसे भक्त नेता का रेड कार्पेट वेलकम हुआ और गोडसे भक्ति के लिए कुख्यात रह चुके उसी नेता पर सवाल पूछने वालों को कांग्रेस से बाहर निकाला जा रहा है। गोडसे इन, गांधी आउट। इसलिए आज हमें लगा कि देश हित में आपको सबसे पहले दिखाना चाहिए कि कांग्रेस के लिए क्या अब गांधी और गांधी दर्शन से ज्यादा महत्व सियासी संभावना की है, और क्या इसलिए गोडसे की पूजा कर चुके नेता के लिए एक कांग्रेसी नेता को पार्टी से निकाल दिया गया। गलती सिर्फ इतनी थी कि वो गांधीवादी था और गांधी की बात कर रहा था और गोडसे का विरोध कर रहा था, और सजा मिली कांग्रेस से बाहर निकालकर। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे पर दुखे। 30 जनवरी 1948 वो तारीख जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। भारत के साथ पूरी दुनिया हिल गई। खुद पंडित नेहरू ने कहा, यह इंसानियत को अंधेरे से भर देने वाला अपराध है। 73 साल तक महात्मा गांधी के आदर्श, नेहरू के विचार और गोडसे की विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस ने राजनीति की। He is so full of hatred and anger that he cannot even understand what India's strength is. Nathuram Godse, Narendra Modi, they believe in the same ideology. Nathuram Godse, Narendra Modi, they believe in the same ideology. Nathuram Godse, Narendra Modi, they believe in the same ideology. अब गोडसे के विचार को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ने वाली कांग्रेस की पोल खोल तस्वीर देखिए। मार्च 2021, ये बाबूलाल चौरसिया हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले गोडसे के परम भक्त थे। इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये हाथ में आरती की थाली लेकर गोडसे को आराध्य मानकर आराधना कर रहे थे।
यही गोडसे भक्त कांग्रेस को इतना भा गया कि कांग्रेस ने इन्हें पिछले महीने आदर सत्कार के साथ गले लगाया और पार्टी का सदस्य बना लिया। और इनकी सदस्यता पर सवाल उठाने वालों की सदस्यता 6 साल के लिए रद्द की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को इस बात का कोई अनुशासनहीनता का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं एआईसीसी का मेंबर हूं। एआईसीसी मेंबर के खिलाफ सिर्फ एआईसीसी को अधिकार है निर्णय लेने का। मानक अग्रवाल के मुताबिक उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस से इसलिए निकाला गया है क्योंकि उन्होंने बाबूलाल की एंट्री पर सवाल उठाते हुए कमलनाथ से पूछा था। कमलनाथ जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो गोडसे की विचारधारा के साथ हैं या गांधी जी की विचारधारा के साथ। इसी सवाल के बाद मानक अग्रवाल पर कार्रवाई हो गई। आजाद नहीं, आनंद नहीं, अजमल चाहिए। मुस्लिम लीगियों से अब फुरफुरा कौन सी है पश्चिम बंगाल की, उनसे आप समझौता कर रहे हैं। अजमल जैसे लोग जो कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं उनसे समझौता कर रहे हैं। तो ये गांधी का रास्ता थोड़ी है। राहुल गांधी तो चेन्नई के रास्ते पे जा रहे हैं। तो कांग्रेस की कार्रवाई से ये तो साफ है कि गांधी और गांधी दर्शन से ज्यादा राजनीति में महत्व अब सियासी संभावना का है। शायद इसलिए गोडसे का मंदिर बनवाने वाले बाबूलाल चौरसिया अब कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं और गोडसे के मंदिर का विरोध करने वाले मानक अग्रवाल कांग्रेस के निष्कासित नेता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में आपको ही जानना चाहिए कि नेता राजनीति के लिए कैसे रंग बदल देते हैं। जी हां, बाबूलाल चौरसिया ने 2019 में गोडसे मंदिर में पूजा की थी। गोडसे के बहुत बड़े पुजारी हैं बाबूलाल चौरसिया, गोडसे प्रेमी, गोडसे भक्त, गोडसे की पूजा अर्चना करते हैं मंदिर में जाकर। तब उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे ने जो कोर्ट में आखिरी बयान दिया उसे वो देश के लोगों तक पहुंचाएंगे, गोडसे को उसका खोया सम्मान दिलवाएंगे, ये कहा था बाबूलाल चौरसिया ने। और अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद वो कह रहे हैं कि हिंदू महासभा ने उन्हें धोखे से गोडसे के मंदिर में पूजा अर्चना करा दी। वो बहुत नादान थे, बच्चे थे, वो कभी गोडसे का सम्मान नहीं करते थे। जो पूजा आरती वो उतार रहे थे गोडसे की, वो तो हिंदू महासभा ने गलती से, धोखे से उनकी पूजा करवा दी। और बात बंगाल में चुनाव प्रचार का रंग जम चुका है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक की एक एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं हो रही हैं। और दूसरी ओर ममता बनर्जी अकेले डटी हुई हैं और अपनी सभाओं में वो मुद्दों से ज्यादा अपनी चोट का जिक्र कर रही हैं। हर दूसरी लाइन में चोट आती है। ममता को अपने चोटिल पैर पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है कि चोट पर वोट तो पड़ जाएगा। हर रैली में ममता मुद्दों की बात कम और पैर की चोट का जिक्र ज्यादा कर रही हैं। आज तो ममता ने यह भी साफ कर दिया कि बंगाल में वो इसी जख्मी पैर से खेला खेलेंगी और जीतेंगी भी। लेकिन बीजेपी के तर्कश में अभी कई तीर बाकी हैं। जय श्री राम का नारा, राम राज्य का वादा और कटमनी से छुटकारे का प्रण। तो बंगाल के विकास का संकल्प, चलिए आपको दिखाते हैं बंगाल चुनाव प्रचार के युद्ध में आज कैसे हुआ दीदी वर्सेस योगी का वार पलटवार। बंगाल की जंग में बीजेपी के पास योगी है, टीएमसी के पास दीदी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्ता की लड़ाई में बीजेपी के पास मुद्दे हैं, दीदी के पास जख्मी पांव। बीजेपी से जनता को उम्मीदें हैं, दीदी के पास धमकी है। जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। बंगाल में माहौल चुनावी, जमीन सियासी और जंग जुबानी चालू है। महारथियों के बीच वार पलटवार का ये प्रचार युद्ध पहले ही चरण में चरम तक पहुंचता दिख रहा है। आप देखिए प्रचार के मंच से हुए हमलों की कुछ झलकियां। कि बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ। लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा और चूर चूर हो जाएगा। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना 2 मई के बाद
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। যদি বিজেপি ভেবে থাকেন যে আমার একটা পা ভেঙে দিয়ে আমি এক পায়ে খেলতে পারবো না, জানেন তো নিহত বাঘের থেকেও आहत बाघ आरो भयंकर, আমি এমন খেলা খেলবো এক পায়ে। मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके मानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था। मात्र 45 दिन बाकी हैं, 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। তাই মানুষ তোমার সাথে আজকে নেই, তাই তোমাকে কি আমায় খুন করতে হবে? আমায় খুন করলে ভাবছো তুমি জিতে যাবে, আরো গোল্লা পাবে। মনে রাখবে খেলা হবে, बीजेपी खेला হবে। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है, जय श्री राम। আর ইলেকশনে মানে গায়ের জোরে ইলেকশন হবে, লুট করা হবে, রেলে করে গুন্ডা নিয়ে আসা হবে, সেই গুন্ডা রেল স্টেশনে থাকবে, ইলেকশনের দিন এলাকা এলাকায় ঢুকবে এবং জোর করে ইলেকশন দখল করবে। বহিরাগত গুন্ডা দিয়ে আমরা ইলেকশন করতে দেব না। बंगाल टीएमसी के गुंडों से मुक्त होना चाहिए और टीएमसी की गुंडागर्दी बंगाल के अंदर बंद होनी चाहिए। बंगाल की जनता को भी रोजगार चाहिए, बंगाल की धरती को भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, बंगाल के गांव को भी शुद्ध पेयजल के लिए पानी पाइप पेयजल की स्कीम चाहिए, यहाँ के लोगों को सुविधा का लाभ चाहिए और बंगाल की बहन और बेटियों को भी सुरक्षा की गारंटी चाहिए और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। बंगाल के प्रचार मैदान में फिलहाल दीदी ने अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है और पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ दिखा है उससे जाहिर है कि ममता बनर्जी को अपने 10 साल के कामकाज से ज्यादा जख्मी पैरों पर भरोसा है। के समर्थन में आप सभी सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी एक पांव की चोट बनाम 130 कार्यकर्ताओं के कत्ल का सवाल उठा रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सरकारी बैंक में अकाउंट होगा। हो सकता है किसी काम से आज आप बैंक गए भी हों, लेकिन बैंक बंद होने की वजह से आपको खाली हाथ लौटना पड़ा होगा। दरअसल देश के सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं वो सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद से लगातार हड़ताल पर थे। ये 2 दिनों की हड़ताल थी जिसका आज आखिरी दिन था। अब कल बैंक खुलेंगे। ये हड़ताल 9 बैंक यूनियन के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बुलाई थी। सरकारी बैंक यूनियन का दावा है कि हड़ताल में 10 लाख कर्मचारी शामिल हुए। सरकारी बैंक के स्टाफ 2 सरकारी बैंकों के, दरअसल वजह वो बता रहे हैं कि 2 सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की आशंका की वजह से वो हड़ताल पर गए। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है।
सरकारी बैंकों की हड़ताल को मजबूरी और जरूरी बताने वाले ये हैं प्रवीण छाबड़ा, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रवीण छाबड़ा समेत सरकारी बैंकों में काम करने वाले 10 लाख कर्मचारी 2 दिनों तक बैंक बंद कर हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह है 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की आशंका। और सरकारी बैंक कर्मियों में यह आशंका क्यों है, इसे समझने के लिए आपको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का यह अंश सुनना होगा। Other than IDBI Bank, we propose to take up the 2 public sector banks and 1 general insurance company in the year 21-22. This would require legislative amendments, and I propose to introduce the amendments in this session itself. 1 फरवरी को बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा था कि आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण होगा, लेकिन वो 2 बैंक कौन से होंगे, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं दी गई। लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ बैंकों के निजीकरण को लेकर अफवाहें फैलने लगी, और क्योंकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि इसी सत्र में निजीकरण को लेकर संशोधन लाया जाएगा, तो उससे बैंक कर्मी और अधिकारी घबरा गए। इसके बाद बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के 9 संगठनों ने मिलकर केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, और 2 दिन की हड़ताल इसी कोशिश का हिस्सा है। हमारा एक ही मुद्दा है कि जो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन का कहा है बजट के अंदर कि हम 2 बैंकों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं या बेच देंगे, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आप प्राइवेटाइज मत कीजिए, क्योंकि वो ना तो कंट्री के हक में है, फायदे में है, ना हमारे एम्प्लॉइज के फायदे में है। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। बैंक यूनियन का आरोप है कि सरकार मनमाने तरीके से फैसले ले रही है और उनकी बात नहीं सुन रही। विडंबना यही है कि जो है ये सरकार बात ही नहीं करती। इस सरकार को जो है अगर कुछ भी स्टेप लेना था तो सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए थी। उसमें यूनियन भी है, मैनेजमेंट भी है, ग्राहक भी हैं, सभी से मिल के बात होनी चाहिए और उसके बाद में कोई रास्ता निकलना चाहिए। पर ये सरकार किसी से बात ही नहीं करती। अब सवाल यह है कि अगर सरकारी बैंकों का निजीकरण हुआ तो इससे क्या होगा। सरकारी बैंक यूनियन का दावा है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण से आम लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, ग्रामीण बैंकों की शाखाएं बंद कर दी जाएंगी, छोटे किसानों और छोटे कारोबारियों को आसानी से लोन नहीं मिलेगा, बड़े उद्योगपतियों को सस्ते दर पर और आसानी से लोन मिलेगा, जनता की बचत पर उद्योगपतियों का नियंत्रण बढ़ेगा, ग्राहकों के लिए सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी होगी, सेविंग अकाउंट पर ब्याज और कम मिलेगा, छात्रों की पढ़ाई के लिए भी लोन मिलना मुश्किल होगा, स्थायी नौकरी की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करनी होगी। इन्हीं आशंकाओं की वजह से बैंक के अधिकारी और कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार बैंकों के निजीकरण का फैसला ना ले। हम इतनी मेहनत करके, इतना पढ़ लिख करके, इतना कम्पीट करके यहाँ पर आते हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए। अगर हमें जॉब सिक्योरिटी, तो हम भी प्राइवेट सेक्टर में जाके काम कर सकते थे, हम भी 15,000 20,000 पे काम कर सकते थे। बैंकों के निजीकरण का मुद्दा सड़क से संसद तक उठा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज के बैंक के बिक्री করে দেওয়া হচ্ছে, आज के रिजर्व बैंकेर पावर কিনে নেওয়া হয়েছে, প্ল্যানিং কমিশন তুলে দেওয়া হয়েছে। আগামী দিন মানুষ ব্যাংকের টাকা পাবেন কিনা তাও আপনারা জানেন না। এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে। वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर पर बैंकों के निजीकरण का मुद्दा उठाया, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में वित्त मंत्री से जवाब मांगा कि जो लोग रास्ते पे बैठे हैं और हड़ताल कर रहे हैं, उनकी समस्या को सुलझाने के लिए वित्त मंत्री जी खुद एक बयान देंगे, ऐसा मैं मेरा धन्यवाद खड़गे जी। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संसद में क्या बताया, अब ये भी सुनिए। As far as banks is concerned, don't believe in rumors.
हड़ताल के दौरान जी न्यूज से बातचीत में बैंक यूनियन के अधिकारी मोदी सरकार की उन योजनाओं की याद दिलाते हैं जिनकी सफलता में सरकारी बैंकों का बहुत अहम योगदान रहा है, फिर चाहे वो जन धन योजना हो, मुद्रा लोन हो या फिर नोटबंदी हो। क्योंकि गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आई, बैंकर्स ने दिन रात मेहनत करके उसमें चाहे दिन में बैठे चाहे रात में बैठे काम किया। जब जनधन योजना आई, सबसे ज़्यादा नेशनलाइज बैंक्स के लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर 40 करोड़ जनधन योजना में खाते खुले तो 38 करोड़ नेशनलाइज बैंक्स ने खोले। जब डीमोनेटाइजेशन का समय आया तो डीमोनेटाइजेशन के समय सबसे ज़्यादा जो नेशनलाइज बैंक्स है उन्होंने जाके पब्लिक की मदद की। जनधन योजना और नोटबंदी के दौरान शानदार काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक कर्मियों की खूब तारीफ की थी। जिन सरकारी बैंकों की बदौलत मोदी सरकार की बड़ी योजनाएं सफल रही, वो बैंक सरकार के लिए अचानक सफेद हाथी कैसे लगने लगे? यही सवाल सरकारी बैंकों में काम करने वाले लोग पूछ रहे हैं। रही बात बैंकों की, तो बुधवार से सरकारी बैंक फिर खुलेंगे। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। वैसे आपको बता दें, सरकार ने उन 2 बैंक्स के नाम नहीं बताए हैं जिनमें वो अपनी हिस्सेदारी घटाने वाली है। हालांकि एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन 4 में से ही कोई 2 वो हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार उन बैंकों का निजीकरण करना चाहती है जो बैंक उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन संसद में मोदी सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आप अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हम बात करेंगे मुस्लिम महिलाओं के उस धार्मिक परिधान की जो इस वक्त दुनिया के कई देशों के लिए कट्टरता का कारण बनता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बुर्का की, जिस पर अब श्रीलंका ने भी बैन यानी प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली। श्रीलंका की ये बड़ी खबर, विस्तार से समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। सीरिया के डिटेंशन सेंटर में घूम रही ये है 21 वर्ष की शमीमा बेगम। ना ही बुर्का में है, ना ही चेहरे पर कोई नकाब है। इन्होंने इस्लाम धर्म से जुड़े पारंपरिक परिधानों का त्याग कर दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, हम आपको बताएंगे। उससे पहले सुनिए कौन है शमीमा बेगम। शमीमा बेगम ब्रिटेन की रहने वाली हैं। वो जब 15 वर्ष की थी तब लंदन से भागकर सीरिया चली आई थी और यहां आईसिस के एक आतंकवादी से शादी कर ली थी। लेकिन समय बीतने के साथ ही शमीमा को आईसिस का खौफनाक सच पता चला, जिसके बाद वो वापस लंदन जाने की कोशिशें करने लगी। बच्चे की खातिर वापस ब्रिटेन की नागरिकता पाने के प्रयासों में जुट गई। My biggest priority is my child, because I left because of him. So I wouldn't want him to be taken away from me. And I'm just trying to give him a better life. हालांकि पिछले ही हफ्ते ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने शमीमा बेगम की कोशिशों को ये कहते हुए झटका दे दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीतियों के तहत उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। जिसके बाद शमीमा ने सीरिया में बुर्का पहनना छोड़ दिया और ऐसा करके दुनिया को ये समझाने की कोशिश की कि अब उनका आईसिस से कोई संबंध नहीं है। शमीमा की कोशिशें कब तक सफल होंगी भी या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन पूरी दुनिया को ये जरूर मालूम है कि शमीमा बेगम कट्टरता के नकाब का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं और यही नकाब, बुर्का, शांति प्रिय देशों को भी खतरे की वजह दिखने लगा है। लिहाजा स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका ने बुर्के पर बैन की तैयारी कर ली है। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सरत वीरासेकेरा ने शनिवार को ऐलान किया कि श्रीलंका जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। ඊයේ මම අත්සන් කළා බුර්කාව තහනම් කරන ඒ නියෝගය, ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාව. ඉතින් බුර්කාව කිව්වත් ඒකත් අපේ ජාතික ආරක්ෂාවට ඍජුව බලපාන දෙයක්. ඒකින්ද අපි දන්නා අපි පුංචි කාලෙත් අපි ඕන තරම් අපේ මුස්ලිම් යාළුවෝ හිටියා, මුස්ලිම් ගැහැණු දරුවෝ හිටියා. කවදාකවත් මේ බුර්කාව පැළඳගෙන හිටියේ නැහැ. ඒක මේ ඊයේ පෙරේදා ආපු ආගමික අන්තවාදී සංකේතයක්. ඒක නිසා ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම තහනම් කරනවා। बात सिर्फ बुर्के पर प्रतिबंध की नहीं है। कट्टरता के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका सरकार ने मदरसों पर भी कार्रवाई का मन बना लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ाने वाले और बच्चों को कट्टर बनाने वाले ऐसे 1000 से अधिक मदरसों पर ताला लगाने की तैयारी है। मदरसा पासल तीनों 2000කට වඩා
අපේ රටේ අපි කාටවත් මටත් සහ ඔබලටත් කාටවත් ඕන පුළුවන් කමක් නැහැ. අපි පාසලක් විවෘත කරලා අපිට ඕන දේවල් මේ පාසලේ දරුවන්ට උගන්වන්න. අවුරුදු 5 සිට අවුරුදු 16 දක්වා සියලුම දරුවෝ මේ රටේ ඉපදින ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් අනුව තමයි අධ්‍යාපනය කරන්න ඕනේ. श्रीलंका ऐसे कदम क्यों उठा रहा है, आपको समझना चाहिए। श्रीलंका में पिछले कुछ वर्षों में कट्टरता काफी बढ़ी है। श्रीलंका में विगत कुछ वर्षों में सबसे बड़ा हमला 2019 में हुआ था। 2019 में ईस्टर के दिन चर्च और होटलों में धमाके हुए थे। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद कई आरोपियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि कुछ समय के लिए उस वक्त भी बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अब श्रीलंका की सरकार बुर्के पर फाइनल बैन के मूड में है। बुर्का हालांकि श्रीलंका में पहले औरतें नहीं पहनती थीं, अधिकतर औरतों ने अभी पहनना शुरू किया है और ज़्यादातर औरतें जो बुर्का पहनती हैं वो प्रोटेस्ट में इस समय पहनती हैं। क्राइसिस की वजह से हमने ये भी देखा है कि अधिकतर देशों में मुसलमान जो हैं वो धर्म की तरफ जाते हैं और कट्टरपंथी मौलवी उनको आतंकवाद की तरफ ले जाते हैं। मुस्लिम संगठन और कुछ जानकार श्रीलंका के इस फैसले को इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। विरोध भी शुरू हो चुका है। हमको ये कहना चाहते हो, दिस इज नॉट द डिसीजन ये सरकार करना चाहिए टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ श्रीलंका। ये इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा मुसलमान वाले लोग हैं जो काम करते वहां पर, ये बिल्कुल गलत काम किया था, लेकिन इसका मतलब पनिशमेंट ऑफ द मेजोरिटी शुड नॉट बी देयर। बुर्का पर प्रतिबंध को लेकर श्रीलंका का विरोध समझ से परे है, क्योंकि अगर ऐसी कट्टरता से किसी देश को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा दिखता है और वो देश लगातार आतंकवाद को झेलता आ रहा है, तो शायद उसे ऐसे कठोर फैसले लेने का पूरा हक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2012 की जनगणना के मुताबिक श्रीलंका की कुल आबादी है 2 करोड़ 18 लाख। इसमें बौद्ध हैं 1 करोड़ 42 लाख से अधिक और हिंदू हैं 25 लाख से थोड़े से ज्यादा। मुस्लिम आबादी की बात करें तो 19,67,000 के करीब मुस्लिम आबादी है। रोमन कैथोलिक हैं 12 लाख से ज्यादा और अदर क्रिश्चियंस की बात करें तो उनकी जनगणना में संख्या है 3 लाख। लेकिन यहाँ जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में कट्टरता बढ़ी है और उसके बाद बौद्धों और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक टकराव बढ़ा है, श्रीलंका में बुर्का पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। तो श्रीलंका के इस कदम पर पहली प्रतिक्रिया आई है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने बौखलाहट में श्रीलंका को धमकी दी है। श्रीलंका ने बुर्का और संदिग्ध मदरसों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की तो सबसे पहले मिर्ची आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को लगी। श्रीलंका में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया, बुर्का बैन से श्रीलंका और दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाएं आहत होंगी। इस तरह के विभाजनकारी कदम उठाने से देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को लेकर सवाल और बढ़ेंगे। ये वही पाकिस्तान है जिसे चीन में उइगर मुसलमानों का अत्याचार नहीं दिखता। इमरान से जब चीन के उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो मासूम बन जाते हैं। At the moment, I do not know enough about it, and if I have, we will speak to the Chinese privately, because that's how the Chinese are. असल में इमरान खान हो या फिर पूरा पाकिस्तान, किसी में ये हिम्मत ही नहीं है कि वो उइगर मुसलमानों पर चीन की क्रूरता के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि ऐसा करने पर पाकिस्तान को अरबों का कर्ज देने वाला चीन पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देगा। फिर इमरान का नया पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। जबकि यही पाकिस्तान दोहरा रवैया अपनाते हुए कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक मुस्लिम कार्ड खेलता है और अपने घर में अल्पसंख्यकों पर बेहिसाब जुल्म ढाता है। ये जलता हुआ घर देखिए, ये घर किसका है जानते हैं आप? सिंध प्रांत में काशमोर जिले के तंगवानी तालुका में आने वाला ये घर कविता का है। 12 वर्ष की वो मासूम कविता जिसे हाल ही में किडनैप किया गया
और धर्म परिवर्तन कराकर अपहरणकर्ता से ही शादी करा दी गई। इसके आरोप पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी मौलाना मियां मिट्ठू पर लगे। वो मियां मिट्ठू जो इमरान खान का करीबी है, और जब कविता के पिता ने इसका विरोध किया तो मियां मिट्ठू के लोगों ने घर में घुसकर आग लगा दी और इमरान खान इसके बाद भी चुप्पी साधे हैं। पाकिस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह के स्टेटमेंट श्रीलंका या किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मामलों में दे। पाकिस्तान में स्वयं जो है उनके अंदर वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कभी कुछ ही समय पहले किस तरीके से कविता नाम की एक हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करके उसकी शादी की गई। ये एक पहला केस नहीं, इस तरह के वहाँ पे सैकड़ों केसेस। इमरान खान से पूछा जाना चाहिए कि पाकिस्तान फिर किस मुंह से दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देता है, फिर किस मुंह से अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाता है, फिर इमरान खान किस मुंह से कहते हैं कि वो ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं होगा, हर धर्म के लोग खुद को महफूज समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेट एयरवेज की उड़ान 19 अप्रैल 2019 से बंद है। अब इस कंपनी को बेचने की तैयारी चल रही है। घाटे के कारण बंद हो चुकी जेट एयरवेज के लिए भारतीय मूल के दुबई के कारोबारी मुरारी लाल जालान की कैलरॉक कंसोर्शियम ने बोली लगाई है। अक्टूबर 2020 में उन्होंने बोली जीत भी ली। अब ये मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास है। जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उसे NCLT में भेज दिया जाता है। NCLT अगर मुरारी लाल जालान की बोली को मंजूरी दे देता है तो जेट एयरवेज पर मालिकाना हक मुरारी लाल जालान को मिल जाएगा। लेकिन जी न्यूज पर हमने ये खुलासा किया है कि मुरारी लाल जालान का पारिवारिक और कारोबारी रिश्ता साउथ अफ्रीका के विवादास्पद अजय, अतुल और राजेश गुप्ता से है। गुप्ता ब्रदर्स पर साउथ अफ्रीका में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के संगीन आरोप हैं, जिसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। जी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक जेट एयरवेज को खरीदने में मुरारी लाल जालान के पीछे दरअसल यही गुप्ता ब्रदर्स हैं। अब सवाल यह है कि जो गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका से भागकर दूसरे देशों में छिपे हैं, जिन गुप्ता ब्रदर्स के खिलाफ अमेरिका में किसी तरह का बिजनेस करने पर पाबंदी लगी हुई है, क्या उन गुप्ता ब्रदर्स के पास जेट एयरवेज जाना चाहिए? और आपको बता दें, जी न्यूज के खुलासे के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने NCLT में एक एफिडेविट दायर किया। एफिडेविट में लिखा कि सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी तभी है जब NCLT से मंजूरी का फायदा हो। उड़ान के लिए रूट और समय कंपनी की निजी संपत्ति नहीं है। इसके अलावा अप्रैल 2019 से रूट और समय का इस्तेमाल नहीं, इसलिए अधिकार खत्म हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का अधिकार भी निजी संपत्ति नहीं है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का अधिकार दिवालिया कानून में नहीं आता। उड़ान के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी एयरवेज को चलाने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होता है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे आपको विदेश जाना है तो उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत हो। इस एयर सर्टिफिकेट को बनाने के लिए नियम क्या हैं, अब वो जान लीजिए। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि किस तरह मुरारी लाल जालान के पीछे छिपे गुप्ता ब्रदर्स की साजिश नाकाम होती दिख रही है। तो एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए एक नहीं बल्कि कई अहम नियम हैं। कंपनी पर मालिकाना हक और नियंत्रण भारतीयों के हाथ में रहे। एयरलाइन के सभी अहम पदों के लोगों का सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस देने का काम किसी और का नहीं, गृह मंत्रालय का है। इस सेक्टर के लिए तय विदेशी नियमों का पालन जरूरी है। एयरलाइन चलाने वाली कंपनी की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जेट एयरवेज को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए फिर से अर्जी देनी होगी। तो आखिर मुरारी लाल जालान कौन है और मुरारी लाल जालान के पीछे जो गुप्ता ब्रदर्स हैं उनका और मुरारी लाल जालान का रिश्ता क्या है? ये सवाल और इनके जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। घाटे की वजह से बंद होने से पहले जेट एयरवेज ने आखिरी उड़ान 17 अप्रैल 2019 को भरी थी। करीब 2 साल से बंद जेट एयरवेज के लिए बीते साल अक्टूबर में मुरारी लाल जालान की बोली को जेट एयरवेज के लेनदारों ने मंजूरी दे दी। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक मुरारी लाल जालान के पीछे
असली चेहरा साउथ अफ्रीका के विवादित कारोबारी गुप्ता ब्रदर्स का होने की आशंका जताई जा रही है। मुरारी लाल जालान का पारिवारिक और कारोबारी रिश्ता साउथ अफ्रीका के अजय, अतुल और राजेश गुप्ता भाइयों से है। मुरारी लाल जालान की भतीजी शिवांगी जालान की शादी अतुल गुप्ता के बेटे शशांक सिंघल से हुई है। गुप्ता परिवार के बेहद करीबी रिश्तेदार आकाश गर्ग के साथ भी मुरारी लाल जालान के सीधे कारोबारी ताल्लुकात हैं। दिसंबर 2019 में गुप्ता भाइयों ने एक कंपनी में अपनी प्रमुख हिस्सेदारी मुरारी लाल जालान परिवार की कंपनी को बेची है। जेट एयरवेज की इस डील के पीछे अब ये जान लीजिए कि साउथ अफ्रीका के सहारा कंप्यूटर्स ग्रुप से जुड़े गुप्ता भाइयों का नाम जुड़ने का मतलब क्या है। दरअसल गुप्ता भाइयों पर साउथ अफ्रीका की सारी सरकारी व्यवस्था को हथियाने का बेहद गंभीर आरोप है। गुप्ता भाइयों और नेताओं के बीच गठजोड़ और भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया है, जिसकी जांच जारी है। अमेरिका में इस बात की पाबंदी है कि वहां का कोई नागरिक या कंपनी गुप्ता बंधुओं के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से कोई बिजनेस डील नहीं कर सकता। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से गुप्ता बंधुओं पर जारी नोट में लिखा गया है कि गुप्ता भाइयों का भ्रष्टाचार दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। तो सवाल है कि इतने गंभीर आरोप झेल रहे गुप्ता बंधुओं का नाम जालान परिवार से जुड़ने के बाद क्या कोई बैंक या एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी उसके साथ काम करेगी। सवाल ये भी है कि क्या एनसीएलटी से मंजूरी ही जेट एयरवेज को चलाने के लिए काफी होगी या फिर नए मैनेजमेंट में शामिल लोगों का बैकग्राउंड भी चेक कराया जाएगा। नियमों के मुताबिक जेट एयरवेज के नए मैनेजमेंट में अहम पदों पर आने वाले लोगों के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी होगा। क्या गुप्ता भाइयों का नाम सामने आने के बाद सरकार से इसकी मंजूरी मिल पाएगी? इस मामले पर हमने मुरारी लाल जालान का पक्ष जानने की कोशिश की। मुरारी लाल जालान की ओर से लिखित जवाब में बताया गया कि साउथ अफ्रीका के गुप्ता भाइयों के साथ कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। ऐसे में जालान और उनके कारोबार को गुप्ता परिवार से जोड़ना गलत है। ये कहना गलत होगा कि मुरारी लाल जालान किसी और के मुखौटे के तौर पर काम करेंगे। मुरारी लाल जालान के भाई का गुप्ता परिवार के साथ रिश्ता है, न कि मुरारी लाल जालान का। उनके निजी रिश्ते का कारोबारी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। मुरारी लाल जालान को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि गुप्ता भाइयों का भारत में या दूसरी जगह क्या कारोबार है। हम ये बात जोर देकर कहना चाहते हैं कि गुप्ता भाइयों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जेट एयरवेज को खरीदने से कोई लेना देना नहीं है। सवाल इस पर भी है कि क्या मुरारी लाल जालान की आर्थिक स्थिति एक एयरलाइन चलाने के लायक है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक मुरारी लाल जालान की कुल संपत्ति करीब 1000 करोड़ रुपए की है, जबकि ये सबको पता है कि एविएशन का कारोबार काफी खर्चीला है। बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी मार्केट में बने रहना इन दिनों कठिन होता जा रहा है। ऐसे में किसी नए प्लेयर के लिए क्या राह आसान होगी? अमित प्रकाश के साथ ब्रजेश कुमार, जी मीडिया, मुंबई। Good evening and welcome to Z News Bulletin.